अधिकारी कई लोग ऐसे होते हैं, सुपरवाइजर ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके छोटे कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं। सरकार अपनी सामाजिक सरोकार या सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं उनसे भागना चाह रही है। सरकार नहीं चाहती है कि हम अपने किसी भी उपक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निभाएं या ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को हम नौकरी दें। भाई निजी कर्मचारियों में काम करने में थोड़ी काम पड़ेगा, भाई उसकी पढ़ाई लिखाई का भी कुछ उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी नौकरी बनाई गई है। कलेक्टर बनाया गया, रेलवे में इंजीनियर बनाया गया, टीटी बनाया गया, गार्ड बनाया गया, ड्राइवर बनाया गया, सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं। तो जब आप निजीकरण करके वो सब खत्म कर दोगे तो फिर बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, देश में हाहाकार मचेगा। ये सरकार की प्लानिंग है कि सरकारी संस्थानों को हम खत्म कर दें और निजी संस्थानों को मौका दें। ये हमारे देश में ये बेरोजगारी की दर को बढ़ाने में बहुत बड़ा जो है वो साबित होगा। अगर हमने समय रहते निजी हाथों को कमज़ोर नहीं किया, सरकारी तंत्र को मजबूत नहीं किया, सरकारी उपक्रमों को मजबूत नहीं किया, कब तक हम जो है दूसरे लोगों के भरोसे। अभी तो कोई भी परेशानी होती है, सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार होता है, वो उस जिम्मेदारी को वहन करता है, उस परिस्थिति को दूर करता है। रेलवे देश की लाइफलाइन है, देश के लोगों हज़ारों लोगों की जो है आशा है, जो कम से कम पैसे में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जब वो निजी हाथों में चला जाएगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आम नागरिक कैसे यात्रा करेंगे? आज वो ऐसे इस देश की हालत वो है कि बहुत सारे नागरिक जो बसों से ज़्यादा किराया होने के चलते यात्रा नहीं कर पाते हैं और ट्रेन की जनरल बोगी में जो है वो दरवाजे में बैठकर यात्रा करते हैं। तो ये उनका रेल के प्रति भरोसा। तो हर डिपार्टमेंट में जाइए 30 से 35% वैकेंसी है और उन वैकेंसियों का बोझ जो है वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों पर पड़ रहा है और वो आए दिन बीमार हो रहे हैं। नौकरियों क्या बोलते हैं उनको ऐसे गंभीर रोग हो रहे हैं जिनसे उनका बुढ़ापा जो है खतरे में आ गया। अब सरकार ने वो हिस्सा जो है ना कटा करते हुए प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से और एनपीएस लागू करके और शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दिया, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी 60 वर्ष के बाद रिटायर्ड होगा तो उन्हें पेंशन मिलेगी। तो मैं जो मौजूदा स्थिति चल रही है रेलवे में निजीकरण या फिर यूनियन का सापेक्ष क्या है, तो उनसे आज गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आप एक यूनियन से जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन आप जो बोलते हैं उसमें आपकी कितने साल उसमें आपने कार्य किया है उस यूनियन के लिए? जब मैं नौकरी में आया था तो हमारे एक मित्र थे जो वो भी गार्डी थे और वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन में पदाधिकारी थे। उनका नाम जीपी पंडित जी था। उनके सानिध्य में आने के बाद यूनियन कार्यालय में हमारा आना जाना शुरू हुआ। 3-4 साल की नौकरी के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कर्मचारियों के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं जो प्रशासन द्वारा या किसी अन्य परिस्थितियों के द्वारा निर्माण उनका होता है और उनका जो हल कराने का माध्यम है या जल्दी हल कराने का माध्यम है वो केवल एक यूनियन है। तो उन समस्याओं से जब हमारा आमना सामना हुआ तो मुझे लगा कि मुझे भी यूनियन में रह करके और अपने कर्मचारियों का, अपने हमारे जो कैडर के कर्मचारी हैं उनका भला होना चाहिए, उनका जो है समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। इसी आशा के साथ हमने संगठन में जो है आना जाना शुरू किया और करीब 3 या 4 साल तक संगठन में कार्यकर्ता के रूप में बड़ी मेहनत की। यूनियन के हर आह्वान पर हम उपस्थित हुए। हम अपने साथियों को भी यूनियन में जुड़ने का जो है हमने उनको अनुरोध किया, वो भी आए। और धीरे धीरे ये हुआ कि ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो सामान्य आवेदन पे कर्मचारियों के हल नहीं होती थी। तो यूनियन के माध्यम से हमने उनको बहुत जल्दी हल कराने का जो है कोशिश की और वो हल हुई। तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा और संगठन के प्रति हमारा जो है विश्वास बढ़ा और धीरे धीरे संगठन के बारे में जानने लगे, रेलवे के नियमों के बारे में जानने लगे। ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ थीं जिनके बारे में एक आम कर्मचारी वाकिफ नहीं होता है या उसको अपने कार्यों के बारे में मालूम नहीं होता कि उसके क्या अधिकार हैं, क्या उसे किस तरह से काम करना है, उसको क्या रेलवे से जो है फ़ायदे मिलते हैं। वो संगठन में आने के बाद, वेस्ट सेंट्रल में एम्प्लॉय यूनियन ज्वाइन करने के बाद मुझे उन चीज़ों से वाकिफ़ होना पड़ा और उसका फ़ायदा हमारे साथियों को जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ। और फिर 2012 में यूनियन में हमारे कार्य को देखते हुए, हमारी मेहनत को देखते हुए हमारी शाखा ने हमको पदाधिकारी बनाया और शाखा में पहली बार हमको शाखा उपाध्यक्ष के पद से मनोनीत किया।
अच्छा, आप बताएं भैया जी कि यूनियन होती क्या है। यूनियन पर सबसे पहले आप बताएं कि यूनियन कार्य कैसे करती है, कैसे जो नए लड़के रेलवे में आए हैं, खासतौर पे जो ऐसे लड़के जिनको यूनियन का परिभाषा नहीं पता है, आप बताएं कि एक एग्जांपल देके कि यूनियन कैसे लोगों का काम करवाती है, यूनियन क्या करती है। देखिए, जिस प्रकार वर्तमान में रेलवे के जो हालात हैं और जो परिस्थितियाँ निर्मित हो गई, काम बहुत ज़्यादा हो गया है, गाड़ियाँ दुगनी चार गुनी बढ़ रही हैं, हर साल बढ़ रही हैं, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में उतने लोगों को भर्ती नहीं हो रहा रेलवे में, जिससे काम का बोझ कर्मचारियों पर ज़्यादा हो गया है। मतलब जो उनका काम है उससे ज़्यादा भी काम उनको करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनका जो है उत्पीड़न होता है, उनके साथ प्रताड़ना होती है। और यदि एक आदमी प्रताड़ना के विरुद्ध लड़ेगा तो वो कभी जीत नहीं पाएगा। तो उनके लिए हम यही बताते हैं कि वो संगठन में आकर के जुड़ें, और संगठन के आने से उनके क्या फ़ायदे होंगे, उनको क्या जो है उपलब्धियाँ मिलेंगी, संगठन से वो किस प्रकार की अपनी समस्याओं को निराकरण करा पाएंगे, किस प्रकार से वो जो प्रताड़ित किया जा रहा है उनसे बाहर आ पाएंगे। तो जो लोग समझ जाते हैं वो संगठन के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, और नो डाउट उन्हें उसका फ़ायदा मिलता है, उनका उत्पीड़न नहीं होता है। लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं, जो संगठन को या महत्व नहीं देते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारे ही संगठन में आप आइए, आप जिस भी संगठन में हो, आप किसी भी संगठन से जुड़े रहिए, और उनके जो है भी मतलब कार्यक्रम होते हैं या जो भी संघर्ष होता है उसमें शामिल होइए। तो उससे आपको इस बात का आत्मविश्वास मिलता है कि कल को हमारे साथ कोई उत्पीड़न होता है, कोई समस्या होती है, या कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको नौकरी करने में दिक्कत पैदा करती है, तो संगठन उस समय आपके साथ खड़ा रहता है। और जब ये संदेश दूसरे लोगों में, दूसरे नए कर्मचारियों में जाता है, जो नए नए रेलवे में आए हैं, जिन्हें संगठन के बारे में नहीं पता होता है, या संगठन के बारे में उन लोगों ने उससे कभी ध्यान ही नहीं दिया होता, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि यूनियन से जुड़ने से हमारा कितना फ़ायदा हो सकता है। यूनियन से जुड़ने से सिर्फ कर्मचारियों का ही फायदा नहीं होता है, रेलवे का ही फायदा होता है, क्योंकि जाने अनजाने में अधिकारी सुपरवाइजर कभी कभी नियम विरुद्ध कार्य कर देते हैं, जो बाद में उनके लिए भी मुसीबत बन जाती है। तो संगठन उन नियम विरुद्ध कार्यों को सही कराने का काम करता है। जो अधिकारी, कई लोग ऐसे होते हैं, सुपरवाइजर ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके छोटे कर्मचारियों का उत्पीड़न करते हैं। विशेषकर जैसे ट्रैकमैन इंजीनियरिंग कैडर में है, तो ट्रैकमैनों के साथ हमेशा जो है उत्पीड़न का काम होता रहता है। और हम आए दिन देखते रहते हैं कि लोग कभी एब्सेंट के नाम पर दिन भर काम कराने के बाद एब्सेंट लगा देते हैं, या 5 मिनट लेट हो गया और दिन भर काम कराया, और शाम को उसकी अनुपस्थिति लगा दी, या जो मैनुअल में इंजीनियरिंग पीवे मैनुअल में जो काम लिखा है उससे ज़्यादा काम कराते हैं, मना कर देते हैं, तो उसे ड्यूटी से भगा देते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आपको ख़त्म करना है, इन चीज़ों से आपको जीतना है, तो एक ही सहारा है, वो है यूनियन। अगर आप यूनियन में अपनी सहभागिता पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, जैसे आप रेलवे का काम करते हैं, उसी प्रकार अगर आप यूनियन के साथ भी जुड़ के यूनियन को मजबूत बनाएंगे, तो हम पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि आपके साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं होगा। और आगे चल के जो नए कर्मचारी आने वाले हैं, जो नई पीढ़ी आने वाली है, उनके लिए भी ये संदेश जाएगा कि हम यूनियन से जुड़े रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार के जो परिस्थितियां वर्णित हो रही हैं, सरकार रेलवे को बेचने पे तुली हुई है, या ये मान के चलो जिसको हम आम जनता की भाषा में कहें कि सरकार अपनी सामाजिक सरोकार या सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं उनसे भागना चाह रही है। वो इसलिए भागना चाह रही है कि वो अब वर्तमान में सरकार का यही ध्येय है कि हमको किसी भी कर्मचारी का जिम्मेदारी नहीं उठानी है, इसलिए वो निजी हाथों में सौंपकर अपनी जो है जिम्मेदारी से दूर होना चाहती है। और यूनियन ही एक ऐसा सबसे बड़ा रोड़ा है जो अब तक इस काम को होने नहीं दे रही है। और मुझे विश्वास है कि हम हर कीमत पर या किसी भी उसमें जाकर के किसी भी परिस्थिति में हमको चाहे काम का सामना पड़ना है, लेकिन हम रेलवे को बेचने में सरकार को सफल नहीं होने देंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि रेलवे जो सरकार कह रही है रेलवे के बारे में कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, हम 5% एक शोध कर रहे हैं, एक नया चीज़ हम लागू कर रहे हैं कि जिसमें कि हम प्राइवेट ट्रेनों, प्राइवेट कंपनियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि पैसा लगाएं और इस पैसा कमाएं। तो यूनियन इसका विरोध क्यों करती है? क्या आपको लगता है कि इसके माध्यम से कर्मचारियों की छटनी की जाएगी? जहां रेलवे में एक समय था कि 22 लाख 20 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, फिर 15 लाख हुए, फिर 13 लाख हुए, अभी कुछ आदेश आके अनुसार आ गया कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी 50% कम कर दिए जाए।
तो एक का बहाना तो नहीं है कि कहीं के कर्मचारियों को छटनी के आदेश जारी कर दिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये सही बात है कि दिन प्रतिदिन रेलवे कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है और सरकार का एक ये साजिश ही है, मतलब उसकी है कि सरकार नहीं चाहती है कि हम अपने किसी भी उपक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी निभाएं या ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को हम नौकरी दें। सरकार इसके लिए कई तरीके के मतलब वो बहाने बनाती है कि हम निजी कंपनियों से पैसा लेंगे। तो मेरा ये मानना है, यूनियन का मानना है कि जो भी तकनीक आप रेलवे में लाना चाहते हो, हम यूनियन उस हर नई तकनीक का स्वागत करती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की तकनीक हो। जब निजी कंपनियां तकनीक लाएंगी तो उनमें भी काम करने वाले कर्मचारी होंगे, तो उन कर्मचारियों का भी कोई भविष्य नहीं होगा, क्योंकि निजी कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार का उत्पीड़न होता है वो भली भांति आप सब लोग जानते हैं। तो जब निजी कर्मचारी उस तकनीक से काम कर सकता है तो रेल कर्मचारी क्यों नहीं कर सकता? उसके पास अनुभव है, उसके पास स्किल है, उसके पास पूरा हर चीज़ की जानकारी है। आप जो भी तकनीक लाते हो, चाहे वो जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित हो, गाड़ियों की स्पीड बढ़ाने से संबंधित हो या ट्रैक को मजबूत करने के संबंध में हो, तो वो सारे काम रेल कर्मचारी कर सकता है। अब निजी कंपनी जब आएगी तो ऐसी तो बात नहीं कि कंपनी आ जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो हमारे साथ काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमको जो सुविधाएं मिलती हैं, जो सरकार से हमको जो सुविधाएं मिलती हैं, उन सुविधाओं के चलते कोई भी निजी कंपनी रेलवे में हाथ डालने से रही तो वो अपने आदमी लाएगी। जब वो अपने आदमी लाएगी तो जाहिर सी बात है कि रेल कर्मचारियों की छटनी होगी, जो कि देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। देश का हर नागरिक अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, इस उद्देश्य से पढ़ाता है कि वो रेलवे में या भारत सरकार के किसी उपक्रम में या राज्य सरकार के किसी उपक्रम में जाकर के सरकारी नौकरी करेगा। उसके पीछे कोई कतई ये उद्देश्य नहीं रहता है कि पढ़ लिख जाए और ऐसे ही बेरोजगार घूमता रहे। लेकिन जब सरकार इस प्रकार की नीति चलेगी, इस प्रकार की कार्यप्रणाली लागू करेगी, तो सरकारी नौकरियों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, सरकारी नौकरी खत्म हो जाएंगी, तो फिर लोगों का जो पढ़ने लिखने का जो वो स्टैंडर्ड होगा वो भी डाउन होगा। क्योंकि एक आदमी जब कलेक्टर बनना चाहता है तो वो कलेक्टर के हिसाब से पढ़ाई करता है। अगर वो कोई रेलवे में आना चाहता है, ड्राइवर बनना चाहता है, गार्ड बनना चाहता है, तो उसके लिए पढ़ाई करता है। जब ये सारी नौकरी खत्म हो जाएंगी तो वो काहे के लिए पढ़ाई करेगा? भाई निजी कर्मचारियों में काम करने के लिए थोड़ी काम पड़ेगा, भाई उसकी पढ़ाई लिखाई का भी कुछ उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी नौकरी बनाई गई है। कलेक्टर बनाया गया, रेलवे में इंजीनियर बनाया गया, टीटी बनाया गया, गार्ड बनाया गया, ड्राइवर बनाया गया, सबकी अलग अलग योग्यताएं हैं। तो जब आप निजीकरण करके वो सब खत्म कर दोगे तो फिर बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, देश में हाहाकार मचेगा और उसका खामियाजा यूनियन को ही नहीं सरकार को भी भोगना पड़ेगा। और ये हमारा अनुभव है, विगत देश दुनिया में जहाँ भी रेलवे का निजीकरण हुआ या जिस भी सरकारी संस्थान का निजीकरण हुआ है, आज वहाँ के उन संस्थानों की हालत देखिए। ना तो वहाँ वेतन की कोई गारंटी है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ना ही जनता के लिए सुविधाओं की गारंटी है, और मजबूर होकर के सरकारों ने उन संस्थानों को फिर से जो है सरकारीकरण करना शुरू कर दिया है। तो अगर सरकार इस चीज़ों को नहीं देखेगी, इस परिदृश्य को नहीं समझेगी, तो आने वाले समय में जो है जनता का, रेलवे का या जो भी सरकारी उपक्रम है उनका सरकार से विश्वास उठ जाएगा और ये सब सरकार को इसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। यानी बात करें तो आप एक देश के लाखों या करोड़ों युवाओं को भी आप एक मैसेज देना चाहते हैं इस माध्यम से कि रेलवे में अपने भविष्य देखते हैं, जो नौकरी तलाशते हैं, जो बेरोजगार युवा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं पटना में, कोटा में, लाख संख्या, करोड़ों लोग जो रेलवे में नौकरी, सरकारी नौकरी का आस देखते हैं, कहीं उसके भविष्य खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। निजीकरण लागू होने से आज आप देखिए लगभग हर सारे सरकारी संस्थान जो है निजीकरण कर दिए गए हैं। वहाँ अब BSNL बंद होने की कगार पे है, कोई कर्मचारी नहीं है, उनकी मोबाइल सर्विस आप देखिए कोई लेने को तैयार नहीं है। ये सरकार की प्लानिंग है कि सरकारी संस्थानों को हम ख़त्म कर दें और निजी संस्थानों को मौका दें। ये हमारे देश में ये बेरोजगारी की दर को बढ़ाने में बहुत बड़ा जो है वो साबित होगा। अगर हमने समय रहते निजी हाथों को कमज़ोर नहीं किया, सरकारी तंत्र को मजबूत नहीं किया, सरकारी उपक्रमों को मजबूत नहीं किया, कब तक हम जो है दूसरे लोगों के भरोसे। अभी तो कोई भी परेशानी होती है, सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार होता है, वो उस जिम्मेदारी को बहन करता है, उस परिस्थिति को दूर करता है। लेकिन जब वही काम निजी क्षेत्र में करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? निजी कंपनी जब उस काम को करेगी तब तुम उससे काम करा पाओगे, अगर वो नहीं करेगी तो क्या कर लोगे? भाई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। और रेलवे देश की लाइफलाइन है, देश के हज़ारों लोगों की जो है आशा है, जो कम से कम पैसे में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जब वो निजी हाथों में चला जाएगा
तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आम नागरिक कैसे यात्रा करेंगे? आज वो ऐसे जिस देश की हालत वो है कि बहुत सारे नागरिक जो बसों से ज़्यादा किराया होने के चलते यात्रा नहीं कर पाते हैं और ट्रेन की जनरल बोगी में जो है वो दरवाजे में बैठकर यात्रा करते हैं, तो ये उनका रेल के प्रति भरोसा ही है। अगर हम निजीकरण कर देंगे तो रेलवे से लोगों का भरोसा कम होगा। बेरोजगारियों का तो ये स्थिति है कि आज रेलवे में लोग बोलते हैं 12.5 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन यकीन मानिए ईमानदारी से 12.5 लाख कर्मचारी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। कई पद रेलवे ने समाप्त कर दिए हैं और उनके स्थान पर निजी कर्मचारी जो है तैनात कर दिए हैं और उनकी भी गिनती सरकारी आंकड़ों में की जा रही है। जनरली हमारी जानकारी में आता है कि सरकार जो है जो पीएफ अकाउंट होता है उससे जो है सरकारी नौकरियों की गणना करती है, लेकिन आजकल तो सरकारी कानून ऐसे हो गए हैं कि जो निजी कंपनी में भी काम करता है उनको भी पीएफ अकाउंट खुलवाना पड़ता है और अपने वेतन का एक हिस्सा पीएफ में देना पड़ता है, तो सरकार उससे काउंटिंग करती है। लेकिन हकीकत में जाइए तो हर डिपार्टमेंट में जाइए 30 से 35% वैकेंसी है और उन वैकेंसियों का बोझ जो है वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों पर पड़ रहा है और वो आए दिन बीमार हो रहे हैं। नौकरियों क्या बोलते हैं उनको ऐसे गंभीर रोग हो रहे हैं जिनसे उनका बुढ़ापा जो खतरे में आ गया है। आपने नई पीढ़ी का 2004 के आने के बाद उनकी पेंशन बंद कर दी है। कल को वो बीमार होकर बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे तो उनके पास तो पेंशन का भी कोई जरिया नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रही है कि आगे चल के 10 साल 15 साल बाद जब लोग रिटायर होंगे तो हाहाकार मचेगा, देश में लूटपाट मचेगी। सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में सौंप कर अपनी जो है जिम्मेदारियों को पूरी तरह से खत्म कर रही है। सामाजिक सरोकार से उनको कोई मतलब नहीं है। रेलवे को बेचने का जो पीछे उनका यही उद्देश्य है। रेलवे एक बहुत बड़ा परिवार है जिससे करोड़ों लोगों का जो है जुड़ा हुआ है, करोड़ों लोगों का जो है क्या बोलता हूँ उनसे लाभ जुड़ा हुआ है। रेलवे कर्मचारियों के अलावा कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो रेलवे से रोजगार लेते हैं। जैसे आप स्टेशन पर जाइए तो कई प्रकार की दुकानें होती हैं, कूली होते हैं, ऑटो रिक्शा वाले होते हैं। ये सब चीज़ें आप निजी हाथों में सौंप करके उनके भी रोजगार आप छीन लोगे, क्योंकि जब निजी कंपनियां स्टेशन को जो है कब्जे में लेंगी तो आप ये समझ सकते हो कि जो है आम पब्लिक पे कितना बोझ पड़ने वाला है ये कोई नहीं बता सकता। क्योंकि निजी कंपनी के किराया तय करने के क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या वो नियम रहेंगे, इस पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। हाँ, निजीकरण का एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आज के डेट में अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो वो सोचता है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो पता चले 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपया का उसका बिल आ रहा है। मार्केट में जो देखा जा रहा है, हर एक कोई चाह रहा है कि हम सरकारी अस्पताल में जाए लेकिन सुविधा हमको अच्छी मिले। बिल्कुल। तो यही मैसेज सरकार को भी आप देना चाहेंगे या फिर आप जो आपकी बातें समझ में आया कि आज के डेट में सरकारी चीज़ों को समझे। हाँ, उसमें आप सुविधा बढ़वाइए। सरकारी संपत्ति सरकारी होते हैं, उसमें प्राइवेट कंपनी अपने मन से बढ़ा नहीं सकते। आज के डेट में आप कोई भी जो गरीब आदमी, आम आदमी है, आम जनमानस है, जिसके पास 3-4 लाख रुपया है भी, फिर भी वो भी कोरोना के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने से बच रहे हैं। तो यही है कि सरकार। अच्छा, एक चीज़ और आपने चर्चा की है, ओपीएस और एनपीएस जो पेंशन खत्म कर दिया जा रहा है, सरकार करे कि हम अभी भी पेंशन दे रहे हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए। एनपीएस और ओपीएस के बारे में थोड़ा सा बताएं। एनपीएस 1/1/2004 के बाद भर्ती होने वाले रेलवे कर्मचारी या किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकारी कर्मचारी, उनको न्यू पेंशन स्कीम, एक नई स्कीम बनी जो बाद में 2013 में पीएफआरडीए कानून के तहत लागू होगा और बिल बन गया और अब कानून बन गया है। तो उनको पेंशन देने के कोई प्रावधान नहीं है। वेतन से उसके पहले के जो भी कर्मचारी हैं जो 31/12/2003 तक रेलवे में या कहीं भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको पुरानी पेंशन के तहत रखा गया है। यानी जब वो रिटायर्ड होते हैं अपनी पूरी सेवा के बाद, 60 वर्ष की सेवा के बाद, तो उनका जो वेतन का एक भाग होता है वो उनको ताउम्र पेंशन के रूप में मिलता है, जिससे वो अपना जो है बुढ़ापा और अपने आने वाली बीमारियों का इलाज कराता है। अगर वो कर्मचारी इस दौरान स्वर्गवास हो जाता है उसका, तो उसकी पत्नी उस पेंशन का लाभ लेती है। लेकिन सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसको आप ये मानिए कि करोड़ों लोग आज पेंशन ले रहे हैं और ये पैसा सरकार अपनी तरफ से नहीं देती है, कर्मचारी खुद अपने वेतन से कटाता है, जिसका लाभ उनको जो है रिटायरमेंट के बाद मिलता है। अब सरकार ने वो हिस्सा जो है ना कटा करते हुए प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से और एनपीएस लागू करके और शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दिया, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी 60 वर्ष के बाद रिटायर्ड होगा तो उन्हें पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी और कब तक मिलेगी, ये भी कोई मतलब वो नहीं है। तो इससे हमारे जो नए कर्मचारी हैं जो 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनका जो है जीवन, बुढ़ापा जो है बहुत अंधकार में है। और यूनियन इसका शुरू से ही विरोध कर रही है, क्योंकि शुरू में संख्या एनपीएस कर्मियों की कम थी तो लोगों में ज़्यादा जागरूकता नहीं थी।
लेकिन आज 60% से ज़्यादा कर्मचारी जो है न्यू पेंशन स्कीम में है, और उनको समझ में आ रहा है कि अगर पेंशन नहीं रहेगी तो आज वर्तमान में जो माहौल है, अब कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है, और ऐसी स्थिति में अगर कुछ ऐसी घटना घट जाती है और कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाता है या निधन हो जाता है, तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तो ये सब अगर पेंशन रहेगी, उस गारंटेड पेंशन रहेगी, तो कम से कम उस बात को, उस कर्मचारी को इस बात का विश्वास तो रहेगा कि मेरे ना रहने पर मेरे परिवार का भरण पोषण होता रहेगा। एक जो है छोटी सी सही लेकिन एक रकम मिलेगी जिससे हमारे बच्चे पलेंगे। लेकिन अब 114 के बाद सरकार ने वो व्यवस्था भी ख़त्म कर दी है, जिससे कर्मचारियों में इतना आक्रोश है कि आगे चलकर ये इतना बड़ा जन आंदोलन बनने वाला है कि सरकार को जो है इस परिस्थिति से निपटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि धीरे धीरे ऐसे आंकड़े देखने में आ रहे हैं, कोई रिटायर्ड हो रहा है या कोई दुर्घटना का शिकार हो रहा है, और जो न्यू पेंशन स्कीम में है तो उन्हें 1500 पेंशन मिल रही है, 1800 पेंशन मिल रही है, 2000 पेंशन मिल रही है। इतनी पेंशन में उसके परिवार का भरण पोषण होना संभव नहीं है। सरकार बेरोजगारी भत्ते के रूप में कई अन्य ऐसे सामाजिक सरोकार में 2000-3000 रुपये पेंशन देती है, लेकिन एक कर्मचारी जिसने अपना 15 वर्ष 20 वर्ष अगर रेलवे को दे दिया या सरकारी संस्थानों को दे दिया और उनके परिवार को 1500-1600 रुपये पेंशन मिल रही है, तो ये सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। मुझे तो लगता है कि सरकार को इस बात पर सोचना चाहिए कि न्यू पेंशन स्कीम सरकार के लिए ही नहीं, देश के प्रत्येक कर्मचारियों के लिए जानलेवा है और उनके परिवार के लिए भी है। आप उनके परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि वही परिवार आगे चल करके एक नया परिवार बनाएगा। तो जब उनके पास संसाधन नहीं होंगे तो फिर वो अपराध बढ़ेंगे, जमाने भर के जो है नियमों के उल्लंघन होंगे। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। न्यू पेंशन स्कीम कतई भी देश की जनता के लिए, देश के कर्मचारियों के लिए बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है। ये कर्मचारियों के साथ धोखा है, जो सरकार जानबूझ करके और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए ये थोपने की कोशिश कर रही है। बेस्ट सेंट्रल लेबर एम्प्लॉय यूनियन पहले दिन से इसका विरोध कर रही है, आगे भी इसका विरोध करेगी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार को एक दिन सोचने पे मजबूर कर देगी कि न्यू पेंशन स्कीम ना तो सरकार के हित में है और ना कर्मचारियों के हित में है। हम जब तक गारंटेड पेंशन नहीं ले लेंगे तब तक हम अपना आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होंगे। और अभी लगातार हम लोग किसी न किसी माध्यम से, कहीं यूथ टारगेट वीक के माध्यम से, वुमेंस टारगेट वीक के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जो है अपने आंदोलनों को पोस्ट कार्ड के माध्यम से या धरना प्रदर्शन के माध्यम से, संसद के घेराव के माध्यम से हमने हर साल लगातार एनपीएस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और कुछ सुधार सरकार के समझ में आए तो हुए हैं, लेकिन गारंटेड पेंशन अभी भी लागू नहीं हुई है। जब तक गारंटेड पेंशन लागू नहीं हो जाएगी, यूनियन, लाल झंडे की यूनियन चैन से बैठने वाली नहीं है। अच्छा, ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के बारे में बात करें तो क्या ये स्वतंत्र यूनियन है या फिर किसी से एफिलिएटेड यूनियन है? क्या इनके जो नेतृत्व है नेशनल लेवल पर किस यूनियन से जाना जाती है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से एफिलिएटेड यूनियन है, जो हिंद मजदूर सभा से एफिलिएटेड है। हमारा संगठन पूर्णतः लोकतांत्रिक और बिना किसी राजनीतिक पार्टी के संगठन से जुड़ी हुई नहीं है। ये पूर्णतः स्वतंत्र संगठन है। लोगों ने लाल झंडे के निशान को देख करके कभी हम लोगों को लेफ्ट से, कभी वाम मोर्चे से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संगठन के जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो संगठन के जो मुखिया रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, वो देश के बड़े बड़े उद्योग वो व्यक्ति रहे हैं, जिनको आप जेपी नारायण जिनको बोलते हैं, मधु दंडवती, जॉर्ज फर्नांडिस, ये सब लेफ्ट के आदमी नहीं थे। ये सब एक मजदूर नेता थे जिन्होंने मजदूर आंदोलन को जगाने में बहुत बड़ी भूमिकाएं निभाई और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि मजदूरों में भी एक जागृति लाई जा सकती है। और आज मजदूर जागृत है, सरकार से हर चुनौतियों से सामना करने के लिए तैयार है। नहीं, इस पे आप ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो 1974 का देश का सबसे बड़ा हड़ताल था, और जिसका मैंने वीडियो एक बनाया था, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे AIRF यानी लाल झंडे वाले ही ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने पूरे देश में एक जन आंदोलन बनाया था, जिसके नेतृत्व किए थे प्रेसिडेंट उस समय थे जॉर्ज फर्नांडिस। तो 1974 का है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस पर आप उसके बाद नहीं जाते हैं। हाँ, एक बात सही है कि उसी आंदोलन के बाद यानी कि जो रेलवे आंदोलन हुआ था उसमें तमाम संगठन के लोग जुड़े थे। जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ आंदोलन किया गया था और बड़ा आंदोलन था। ऐसा कहा जाता है कि उसी के बाद इंदिरा गांधी इतनी आक्रोशित हो गई कि देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। तो अब बात करते हैं कि आप रेल कर्मचारी हैं,
कोरोना काल को कैसे देखते हैं आप? कैसे कोरोना काल में एक रेल कर्मचारी ने अपना अहम भूमिका, एक बातें चलती हैं मार्केट में कि सरकारी रेल कर्मचारी, खासकर सरकारी कर्मचारी और रेल कर्मी काम नहीं करते, इसलिए जो कि सरकार बेच रही है रेल को और प्राइवेट हाथों में दे रही है। क्या ये बात सही है? जी, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर रेलवे कर्मचारी काम नहीं कर रहा होता तो हज़ारों कुंटल, लाखों कुंटल माल यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच रहा होता। आज पूरे 5 महीने कोरोना काल को हो गए, रेल का पहिया एक दिन भी नहीं रुका। चाहे वो कोयले की ढुलाई हो, चाहे खाने पीने के सामान की ढुलाई हो, चाहे अनाज की ढुलाई हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थों की ढुलाई हो, हमारे रेल कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके, विशेषकर ट्रैकमैनों ने रात 24 घंटे ट्रैक को मजबूत बनाए रखा। ड्राइवर गार्डों ने लगातार गाड़ियाँ 12-12 घंटे चला करके और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दिया। और आज स्थिति ये है कि हमारे रेल कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित होने लगे हैं। सरकार या रेलवे मंत्रालय या जो मंडल प्रशासन, रेल प्रशासन भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। जो गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है, राज्य सरकार की गाइडलाइन है, उन पे भी जो है पानी फेरा जा रहा है। मतलब कोई भी कर्मचारी अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है कि वो, उसको खुद नहीं पता है कि वो जिन कर्मचारियों के बीच में काम कर रहा है वो कहीं संदिग्ध तो नहीं है, लेकिन चूंकि उसने एक बीड़ा उठा रखा है कि हमको देश की सेवा करनी है, हमको रेल की सेवा करनी है, हमें देश को आगे बढ़ाना है। वो इतने तमाम चुनौतियों के बाद भी, कोरोना के खतरनाक माहौल के बाद भी अपना काम नियमित ईमानदारी से कर रहा है। तमाम परेशानियों के बावजूद भी कर रहा है। प्रशासन इस मामले में बिल्कुल भी जो है सहयोग नहीं कर रही है, ना ही उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है। ऊपर से हम लोगों के जो भत्ते और हैं उनको भी काटने का प्रयास काम किया, हमारे डीओ को भी रोकने का काम किया, जो बहुत ही निंदनीय और अपराध वाला कार्य है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रेल कर्मचारियों ने पहले दिन से लेकर के और आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन उन्होंने रेल सेवा को पूरी ईमानदारी से न किया हो। इस दौरान हजारों लाखों टन अनाज, तेल और जो भी रेल सामग्री जो सड़कों के माध्यम से बंद हो गई थी उसको रेल के माध्यम से ढोने का काम किया। आज रेल इस मामले में खड़ी, और अभी कुछ दिनों से जब ये अनलॉक होना शुरू हुआ तो रेलवे का ट्रैफिक और इतना बढ़ गया है और हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करके रेल का सामान ढोने में लगे हैं, यात्रियों को ढोने में लगे हुए हैं, मजदूरों को ढोने में लगे हुए हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। क्योंकि हम लोगों का या रेल कर्मचारियों का यही मानना है कि रेल चलेगी तो देश चलेगा और देश चलेगा तो हम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे महेंद्र भैया, महेंद्र सिंह कुरमे जी, मंडल उपाध्यक्ष हैं जबलपुर के WCRU, वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आगे भी देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।